चलो आज अपन लोग मंथ वाइज फीटल डेवलपमेंट और फीटल सर्कुलेशन देखेंगे ना। इसके पहले का पढ़ लिए, कोई डाउट तो नहीं है? आवाज हम आ रही लोग है मेरी? एम्ब्रियो, हाँ अभी आ रही। Yes. हम लोग एम्ब्रियो, फीटस, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और किस तरीके से मॉड्यूला, ब्लास्टोसिस्ट, ये सबका फॉर्मेशन होता है ना, ट्रोफोब्लास्ट, सब कुछ पढ़ लिए थे। फिर थ्री जर्म्स लेयर क्या होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और उनसे क्या क्या ऑर्गन जो है वो बनेंगे, ये भी हम लोगों ने देख लिए थे। इसमें से इंपॉर्टेंट ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है, और हार्ट का मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेसोडर्म से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह का एंडोडर्म से। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जैसे कि हम मासानुमासिक पढ़ते हैं वैसे ही है मॉडर्न में, है ना। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, द एम्ब्रियो डेवलप्स इन अ मिनिएचर ह्यूमन बीइंग। द स्टेज begins on the 15th day after conception and continues until about 8 week। यानी सबसे पहले कंसेप्शन हुआ, उसके 15वें दिन तक वहां पर कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं होती है। देन जो ह्यूमन स्ट्रक्चर बनने का फॉर्मेशन होता है वो 15th डे से लेके 8th वीक तक चलता है। 8th वीक क्यों? क्योंकि उसको उसी को हम कंसिडर किए हैं एम्ब्रियो, है ना। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सेल ऑफ द एम्ब्रियो आर नॉट ओनली मल्टीप्लाइंग बट दे आर टेकिंग ऑन स्पेसिफिक फंक्शन। मल्टीप्लाई भी होती है, साथ साथ कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म करती है। ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टिश्यू डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे tissue differentiation. It is during this period of differentiation, most of the first trimester or third month period, that the growing fetus is most susceptible to damage from external source, including viral infections such as rubella, X-ray, and other radiation and pure nutrition। यानी यही एक पीरियड होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक का पीरियड सबसे ज्यादा रिस्की इसलिए होता है क्योंकि वहां पर उस फीटस को कोई भी बाहर का हार्मफुल सब्सटेंस भी किल कर सकता है। कोई भी जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होता है उसको अपन टेरिटोजेंस बोलते हैं ना। कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं उस समय, रुबेला, एक्सरे, कोई कुछ भी रेडिएशन से भी उसको इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर वो एकदम नया है, वायबल प्रोडक्ट है, इसलिए वो वहां पर रिस्क रिस्क की कंडीशन में होता है। कब? फर्स्ट टाइमेस्टर में या पहले स्टार्टिंग के 3 महीने में। अब देखते हैं मंथ वाइज यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। तो हम मॉडर्न में मंथ से प्रेगनेंसी को डिफाइन नहीं करते। यदि मेडिकल की लैंग्वेज में बोला जाए तो वीक्स के हिसाब से बताते हैं ना। तो एट थर्ड वीक यानी लगभग 1 महीने, 1 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट बिगिंस, हार्ट बनने लगेगा। बिगिनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बोथ किडनी एंड द इनर ईयर्स डेवलप एट द सेम टाइम। ठीक है। बिगिनिंग ऑफ जीआईटी, teratogen including during this period may cause absence of one or more limbs, a heart that is outside of the chest cavity at birth। देखो यहाँ पर हार्ट, ब्रेन यानी सारी मेजर ऑर्गन्स हमारे फॉर्म हो जाएंगे, हार्ट, ब्रेन, है ना, किडनी और जीआईटी, ये सारी चीजें। अब यदि इस पीरियड में, थर्ड वीक के पीरियड में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी में एंटर करता है तो यहाँ पर हो सकता है कि बच्चे का एक ही हाथ बने, एक ही पैर बने, या फिर दोनों ही ना बने, है ना, इस तरीके से। या फिर जो हार्ट है वो उसकी कैविटी से निकलकर बाहर आ जाए। कुछ बच्चों में डिफॉर्मिटी होती है कि उनका हार्ट जो है वो बाहर चेस्ट के ऊपर होता है, तो ये किस वजह से हो सकता है? थर्ड वीक में यदि कोई भी टेराटिजन एजेंट जो है वो एंटर करता है तो। आ रही आवाज, आ रही है? है ना। यस फिर मैम, आ रही नेक्स्ट है मैम। आता है यस मैम। हम्म, फिर नेक्स्ट आता है फोर्थ एंड फिफ्थ वीक। देखो थर्ड वीक में हमने देख लिया मेजर ऑर्गन। फोर्थ और फिफ्थ वीक में क्या होगा? बिगिनिंग ऑफ द वर्टिब्रा, लोअर जॉ, लैरिंग, रूडिमेंट्स ऑफ द ईयर एंड आई डेवलप। यानी वर्टिब्रा का फॉर्मेशन हो जाएगा, जॉ का फॉर्मेशन हो जाएगा, लैरिंग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ ही साथ ईयर और आई के रूडिमेंट्स मतलब आउटर स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन हो जाता है। द हार्ट विच इज स्टिल आउटसाइड द बॉडी नाउ बीट्स एट द रेगुलर रिदम। अभी भी बॉडी बॉडी तो बनी नहीं पूरी, तो अंदर कैविटी में तो गया नहीं था हार्ट, लेकिन यहाँ पर हार्ट बीट जो है उसकी स्टार्ट हो जाती है ना। आर्म एंड लेग्स बर्ड्स आर विजिबल विथ हैंड एंड फुट पैड्स। यानी जो हाथ और पैर है उनकी बर्ड्स तैयार हो जाएंगी। उंगली एकदम एकदम डिफाइन नहीं होती हाथ पैर, लेकिन बर्ड का फौज जैसे अपन ने पढ़े थे पंच पीढ़ी का, उस तरीके से यहाँ पर भी
ऐसा स्ट्रक्चर जो है बर्ड्स का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। यहाँ पर ये टेरेटिजन्स यानी कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस आता है तो वो वेरी सीरियस प्रॉब्लम कॉज कर सकता है इन्वॉल्विंग इसोफेगस वर्टिब्रा एंड आईज। द बेबी कुड बी बॉर्न विथ सीवियर फेशियल क्लेफ्ट्स और मिसिंग हैंड और फीट। देखो जो जो चीज बन रही है यदि उसमें कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस उस समय आया तो जाहिर सी बात है कि वो उन्हीं चीजों को नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्टेब्रा, इसोफेगस या आईज, ईयर्स, इन सब चीजों में डिफेक्ट हो सकती है, या फिर फेशियल क्लेफ्ट, जॉ नहीं बना, जॉ बन रहा था इस पीरियड में, जॉ नहीं बनेगा तो वहां पर फेशियल क्लेफ्ट यानी या फिर क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, ये सारी चीजें हो सकती हैं। Then sixth week, formation of nose, jaw, palate, lung buds takes place. The finger and toes form but may be still waved. Waved यानी होता है एक दूसरे से फिंगर्स जुड़ी होती है, जैसे बदक वगैरह की होती है ना, फिंगर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा लेकिन जैसे बदक वगैरह की फिंगर्स एक दूसरे से जुड़ी होती है वेव्ड अपीयरेंस में, वैसी रहती है। द फिंगर द टेल इज रिसाइडिंग एंड द हार्ट इज ऑलमोस्ट फुल्ली डेवलप्ड। टेल होती है क्योंकि पढ़ोगे कि हमारे स्ट्रक्चर, हमारा जब बेबी का स्ट्रक्चर बनता है तो वो पूरे मैमल्स के पहले जितने भी अपन पढ़ते हैं उन सबसे होते हुए जाता है, तो टेल प्रेजेंट होती है, टेल होगी, साथ ही साथ हार्ट जो है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है। यदि इस समय टेरेटिजन्स इफेक्ट करते हैं तो वो हार्ट प्रॉब्लम्स या फिर क्लेफ्ट लिप की कंडीशन यहाँ पर आ सकती है। क्लेफ्ट लिप देखे होगे, दोनों लिप्स बीच से कटे हुए होते हैं, ऊपर से दिखते हैं ना। फिर 7th वीक में आईज मूव फॉरवर्ड ऑन द फेस, आंखें जो है वो बनकर सामने की तरफ हो जाएगी। जैसे मैंने बताई अभी, जैसे फेस, ये आर्थ्रोपोड्स सबकी कंडीशन में रहते हैं, उनकी आंखें बगल में होती है, तो उस कंडीशन से आईज जो है वो फॉरवर्ड आ जाती है फेस में। आईलिड्स, टंग, ये सब का फॉर्मेशन होने लगता है। ऑल इसेंशियल ऑर्गन्स हैव बिगिन टू फॉर्म। यदि यहाँ पर टेरेटोजेंस आते हैं तो हार्ट एंड लंग प्रॉब्लम हो सकती है। क्लेफ्ट पैलेट, एम्बिजियस जेनेटिलिया, मतलब एम्बिजियस जेनेटिलिया मतलब समझ में नहीं आएगा कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। फिर 8th वीक यानी 2 मंथ, लगभग 2 मंथ में क्या होगा, resembles a human being. The facial features continue to develop. एक्सटर्नल ईयर भी दिखने लगेंगे, एक्सटर्नल जेनिटिलिया दिखने लगेगा, इसलिए हम 2 महीने के बाद सेक्स टर्मिनेशन कर सकते हैं। द सर्कुलेशन थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड इज वेल डेवलप्ड, है ना। द लॉन्ग बोन्स बिगिन टू फॉर्म एंड द मसल्स आर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट। टेरेटिजन में स्टिल कॉज हार्ट प्रॉब्लम एंड शंटिंग टू द फिंगर्स एंड टोस। तो ये टेरेटिजन वाला पॉइंट अपन कॉमन लिख सकते हैं, हमको थोड़ी थोड़ी चीजें बस याद रखनी है ना। फिर आता है डेवलपमेंट, अब यहाँ तक 8th वीक तक एम्ब्रियो रहता है, फिर 8th वीक के बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ फीटस। तो अपन एक एक मंथ लेके चलेंगे, 9 to 12 वीक मतलब 3rd मंथ, है ना। 3rd मंथ में क्या होगा, तो एम्ब्रियो इज डेवलप्ड इनफ टू कॉल अ फीटस। All organs and structure found is a full-term newborn are present. The head comprises nearly half of the fetus size and the face is well formed. यानी सिर बहुत छोटा होगा और फेस जो होगा वो भी अच्छी तरीके से बन चुका होता है, यानी उसमें पूरे जो ऑर्गन्स है हमारे वो बन जाते हैं ना। Eyelids close now and will not reopen until the 28 weeks, यानी आंखें पलके भी बन जाएंगी, बंद रहेंगी, कब तक नहीं खुलेगी, 28वें वीक तक। The tooth buds are for the baby टीथ अपीयर, टूथ बर्स्ट भी बन जाएगी। जेनिटेलिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मेल है या फीमेल है, 3rd मंथ में एकदम क्लियर होता है ना। फिर आता है 13 to 16th मंथ यानी 4th मंथ में क्या, स्किन ऑफ द फीटस इज ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट। फाइन हेयर डेवलप्स ऑन द हेड कॉल लेन्यूगो। जो भी छोटे छोटे बाल होते हैं बेबी के सिर पे उसको अपन लेन्यूगो बोलते हैं। द फीटस मेक्स एक्टिव मूवमेंट इंक्लूडिंग सकिंग विच लीड्स टू सम सॉलोइंग ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, यानी वो सकिंग करने लगता है, इस वजह से जो भी एमनियोटिक फ्लूइड है राइट साइड का वो भी हो सकता है कि वो सॉलो कर ले। A thin dark substance called meconium is made in the intestinal tract. म्यूकोनियम मतलब होता है जो बेबी का फीकस है, वो फीकस मटेरियल को बोलते हैं म्यूकोनियम। तो उसके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में डार्क सब्सटेंस यानी म्यूकोनियम का फॉर्मेशन होने लगता है 4th वीक में, है ना, सॉरी 4th मंथ में। The heart beats 120 to 150 beats per minute and brain waves are detectable. हमको हार्ट बीट भी बहुत क्लियरली सुनाई देने लगेगी और जो ब्रेन की वेव्स है वो भी हम मतलब यूएसजी वगैरह से चेक कर सकते हैं। देन 17 to 20th वीक यानी 5th मंथ में क्या होगा, आईब्रोज एंड लैशेस अपीयर एंड नेल्स अपीयर्स ऑन फिंगर एंड टोज। द मदर कैन फील द फीटस मूविंग। क्विकनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीजी के लिए। क्विकनिंग अभी हमारे 3rd ईयर में जो है गाइनी उसमें आता है क्वेश्चन, क्विकनिंग क्या होती है। क्विकनिंग का मतलब होता है जो मदर
अपने पेट में फीटस की मूवमेंट खुद से फील करती है पहली बार, है ना, कि उसको एहसास होने लगता है कि ये मूव कर रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्विकनिंग। तो ये ऑलमोस्ट 70 to 20 वीक्स यानी 5th मंथ में उसको फील होती है। एंड ऑल्सो हियर द हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। हम इतनी क्लियर हार्ट बीट हो जाएगी कि हम स्टेथोस्कोप से भी सुन सकते हैं। नहीं तो जनरली हम फीटल हार्ट बीट सुनने के लिए फीटल स्कोप का यूज करते हैं ना, उसमें बहुत तेजी से आवाज आती है, धक धक धक, लेकिन स्टेथोस्कोप से हमको बहुत माइन्यूटली सुनना पड़ता है। Then at 21 to 24th week, all the eye components are developed, footprints and fingerprints are formed. पूरा फुटप्रिंट फिंगरप्रिंट बन जाएंगे एंड एंटायर बॉडी इज कवर्ड विद अ क्रीम चीज लाइक वर्निक्स कैशियोसा। जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो देखना उसकी बॉडी में पूरा एक वाइट कलर का वैक्स जैसा अपीयरेंस होता है, एकदम वाइट चिकना चिकना, है ना, उसको अपन बोलते हैं वर्निक्स कैशियोसा। तो 21 से 24th वीक यानी 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसके अंदर ये चीज, उसके ऊपर ये चीज का भी फॉर्मेशन हो जाता है। फीटस में रिफ्लेक्स एक्शन दिखने लगते हैं, यानी वो अपने हाथ पैर की मूवमेंट, सॉलोइंग, कफिंग, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। फिर 25th to 28th वीक यानी 7 मंथ में क्या होगा, रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ फीटस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि ब्रेन डेवलपमेंट या नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, कब होता है, तो 7th मंथ में, है ना। द आईलिड्स ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे अपन ने ऊपर पढ़ी थी कि आईलिड्स का फॉर्मेशन जरूर हो जाता है लेकिन 28th वीक तक वो ओपन नहीं होती है, तो यहाँ पर ओपन भी होने लगेगी। द बेबी बॉर्न एट द टाइम में सर्वाइव बट द चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ आर हाई एट दिस पीरियड। हमको पता ही है 7th वीक में बेबी हो जाता है लेकिन प्री मेच्योर कंडीशन में होता है, ठीक है। देन आता है 29 to 32 वीक यानी 8th मंथ। डेवलपमेंट occurs towards independent life. For example, respiratory movement are predicted even though oxygen is being provided through the placenta. मतलब उसकी रेस्पिरेटरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है बट लंग्स फंक्शनल नहीं होते। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लंग्स जब तक फंक्शनल नहीं होंगे, जब तक उसका बर्थ ना हो जाए, वो पहली बार रोता है तभी लंग्स फंक्शनल होते हैं, ना। बाकी पूरी जो ऑक्सीजन वगैरह है उसको प्लेसेंटा से सप्लाई होती है। देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ बॉडी फैट एंड द फीटस बिगिन रिस्टोरिंग इट्स ओन आयरन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोन्स जो है वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाएंगी बट सॉफ्ट एंड प्लायबल होंगी। अभी हमने बोन्स पढ़े थे तो उसपे कैल्सिफिकेशन ऑसिफिकेशन सेंटर्स पढ़े थे, है ना। तो ये फीटल लाइफ में ऑसिफिकेशन सेंटर्स जो है वो होते हैं, एक कार्टिलेजिनस फॉर्म में बोन्स होती है, बाद में इनका ऑसिफिकेशन होता है और वो हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। तो यहाँ पर बोन्स जो है वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाएंगे लेकिन सॉफ्ट एंड प्लायबल होती है। प्लायबल मतलब हम आराम से इसे मोड़ सकते हैं। They are rhythmic breathing movement present. The fetal body temperature partially self-control and there is an increased central nervous control over the body function. यानी सेल्फ कंट्रोल कैसा, वो अपने आप को मैनेज कर लेगा, अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद ब खुद मैनेज कर लेगा, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। देन लास्ट होता है 9th मंथ यानी 33 से 36 वीक में बॉडी हेयर दिखने लगेंगे हमको, जो छोटे छोटे बाल होते हैं। बेबी बॉर्न एट 36 वीक एट अ एज अ हाई चांस ऑफ सर्वाइवल। 9 महीने के बाद तो हाई चांसेस होते हैं। देन आता है 38 वीक यानी आफ्टर दैट द फीटस इज कंसिडर्ड फुल टर्म। इसको हम फुल टर्म बेबी बोलते हैं। इट फिल्स द एंटायर यूटरस, पूरा यूटरस जो है ऊपर तक, जो डायफ्राम होता है वहां तक चढ़ा हुआ होता है उसका पेट, है ना, प्रेग्नेंट लेडी का। एंड इट्स हेड इज द सेम साइज अराउंड एट इट्स शोल्डर, उसके कंधों के बराबर का साइज का, मतलब हेड एंड शोल्डर रेशियो जो है वो इक्वल हो जाता है। तो ये रटने वाली चीज थी, एक दो बार पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है। समझ में आया यहाँ तक? अग्रज, अभिषेक? यस मैम। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फीटल सर्कुलेशन। देखो, इसके नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लेना क्योंकि ये 3 टॉपिक मैंने बता चुकी हूँ, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, फीटल सर्कुलेशन और एक और कुछ है, अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन। शायद वो तीनों से क्वेश्चन आने के चांस, हाँ, इन तीनों से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन। हम पढ़ चुके हैं फिजियोलॉजी में कि हमारी बॉडी में मतलब एज अ बाहर बाय आफ्टर बर्थ ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। तो याद होगा कि हम लोगों ने क्या पढ़े थे, इस चार्ट से पढ़े थे, वहीं से ली हूं मैंने अपने पीडीएफ से, कि हमारी बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो
सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा लिख आती है। सुपीरियर वेना केवा हेड, ऊपर वाले रीजन से हेड, अपर लिम्स और ये सब है ना। और जो इन्फीरियर वेना केवा होती है वो लोअर लिम्स वगैरह से, नीचे के बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आती है। ये क्या आएगी, कहाँ डालेगी, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी के बाद वो लंग्स में क्या होता है, वहां पर लंग्स में ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेटेड होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन से आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है एओर्टा और उसकी ब्रांचेस में। देन वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। इस तो इसको मैं पहले क्यों पढ़ा रही हूँ, ताकि वहां पर इमेजिन हो कि हमारी एक्चुअल में हमारे साथ क्या होता है और फीटस में क्या होता है। ठीक है, तो अच्छे से एक बार और समझो। सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी के पार्ट से, इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है। बहुत सिंपल है हमारा वाला। राइट वेंट्रिकल में लाएगी, सॉरी राइट एट्रियम में लाएगी, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, से लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एओर्टा एंड होल बॉडी। ठीक है, यही इसमें भी लिखा हुआ है क्या क्या हुआ। फिर fetal circulation क्या है? The key to understand the fetal circulation is the fact that oxygen is derived from the placenta. हमको यहाँ पर ये चीज पता करनी है कि फीटल सर्कुलेशन में, फीटस के पास खुद का सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ऐसा डेवलप नहीं होता, उसकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो मदर से होती है, मतलब प्लेसेंटा के थ्रू होती है। इन एडिशन द प्लेसेंटा इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड द साइट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। इससे हमको क्या पता चला कि प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहीं से ही एलिमिनेट हो रहे हैं फीटस के। अब टेम्पररी स्ट्रक्चर्स इन फीटल पीरियड, यानी क्या होता है, क्या क्या ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फीटस में होते हैं बट आफ्टर बर्थ वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसी और चीज में, है ना। अम्लाइकल वेन्स होती है, अम्लाइकल आर्टरीज होती है। प्लेसेंटा अम्लाइकल कॉर्ड में देखो, प्लेसेंटा से अम्लाइकल कॉर्ड जुड़ा होता है बच्चे की अम्लाइकस से, है ना। तो अम्लाइकल कॉर्ड में याद रखना, अम्लाइकल वेन होती है एक, अम्लाइकल आर्टरी होती है दो। एक अम्लाइकल वेन होगी, दो अम्लाइकल आर्टरी होगी। ये भी बात ध्यान रखनी है कि अम्लाइकल वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी प्लेसेंटा से, मतलब मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी फीटस के पास। अम्लाइकल वेन एक ही होती है। देन बेबी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी दो अम्लाइकल आर्टरीज। ठीक है, आर्टरी वेन यहाँ पर भी उल्टा है, जैसे पल्मोनरी आर्टरी वेन उल्टा था ना, आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड और वेन जो है ऑक्सीजनेटेड। देन डक्टस वेनोसस होता है, डक्टस वेनोसा अभी अपन आगे बढ़ेंगे। फोरामेन ओवल और डक्टस आर्टीरियोसस, तीन चीजें ध्यान रख लो। अम्लाइकल वेन और अम्लाइकल आर्टरी तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि नाम से ही अम्लाइकल मतलब ठीक है बिफोर बर्थ है। डक्टस वेनोसस क्या होता है, फोरामेन ओवेल क्या होता है, डक्टस आर्टीरियोसस क्या होता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अम्लाइकल वेन, द वेन लीड्स फ्रॉम द अम्लाइकल कॉर्ड टू द अंडर साइड ऑफ द लिवर एंड कैरीज ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। अभी मैंने बताई, बस इतना ध्यान रखना है कि अम्लाइकल कॉर्ड में एक अम्लाइकल आर्टरी प्रेजेंट होती है जो कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को फ्रॉम प्लेसेंटा या मदर टू फीटस कैरी करेगी। अब होता है डक्टस वेनोसस, ध्यान से सुनो। इट कनेक्ट्स अम्लाइकल वेन to inferior vena cava. At this point, the blood mixes with the deoxygenated blood returning from the lower parts of the body. Thus, blood partially throughout the body is at best partially oxygenated. यानी डक्टस वेनोसस क्या है, अम्लाइकल वेन से इंफीरियर वेना केवा पे ये ट्रांसफर करता है ब्लड को, है ना। यहाँ पर मतलब ये समझ लो कि एक ओपनिंग होती है जो इंफीरियर डक्टस अम्लाइकल वेन से इंफीरियर वेना केवा के दोनों के बीच के ब्लड को मिक्स कर देती है। तो इंफीरियर वेना अम्लाइकल वेन लेके आ रही थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इंफीरियर वेना केवा में होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ब्लड यहाँ पे आकर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर अभी अपने को सिर्फ नाम नाम समझने। देन आता है डक्टस वेनोसस, डक्टस वेनोसस ये देखो, इट कनेक्ट्स अम्लाइकल वेन टू इंफीरियर वेना केवा, 2 बार आ गया लगता है। देन आता है फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल को अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है, देखो हमारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जुड़ा होता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जुड़ा होता है, लेकिन राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम जुड़ा होता है क्या, अभी अपन ने पढ़ के आए, ब्लड पास होता है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में कभी, बताओ।
नहीं मैम, बिफोर बर्थ ही होता है ना, राइट एट्रियम से, राइट हाँ, बिफोर बर्थ ही होता है ना राइट फोरामेन एट्रियम, ओवेन में जो हाँ हाँ राइट, वही वो बताना चाह होल रही हूँ, होता है राइट जो। एट्रियम से। हम्म। राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आफ्टर बर्थ कभी भी ब्लड पास नहीं होता, मैंने बहुत सिंपल सर्कुलेशन पढ़े। बट बिफोर बर्थ वहां पर राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के बीच में भी एक ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल। आफ्टर ये ओपनिंग मतलब आफ्टर बर्थ ये फिल हो जाती है, चेंज हो जाती है, वो भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन फोरामेन ओवेल क्या होता है? दिस इज अ टेम्पररी ओपनिंग बिटवीन एट्रिया दैट अलाउज द मेजोरिटी ऑफ ब्लड एंटरिंग फ्रॉम द इंफीरियर वेना केवा टू पास अक्रॉस इनटू द लेफ्ट एट्रियम। यानी इंफीरियर वेना केवा जो राइट एट्रियम में ब्लड लेकर आ रही थी, उसका मेजर पार्ट जो है वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, ना कि राइट वेंट्रिकल में। ठीक है। फिर द रीजन फॉर दिस डाइवर्जन इज दैट द ब्लड डज नॉट नीड टू पास थ्रू द लंग्स, क्योंकि लंग्स तो फंक्शनल ही नहीं होते, बेबी में लंग्स फंक्शनल नहीं होते हैं जब तक उसका बर्थ नहीं हो जाता है ना। तो लंग्स से बाईपास करने के लिए, लंग्स में जाने का कोई नीड ही नहीं है, इसलिए बाईपास करने के लिए डायरेक्टली लेफ्ट आर्टियम में पहुंच जाता है। ये तो अपने को छोटी छोटी डेफिनेशन याद करनी है, पूरा फ्लो चार्ट सभी में समझाऊंगी कि कैसा होता है सर्कुलेशन, वो हमारा मेन टॉपिक है। देन डक्टस आर्टीरियोसस क्या है? तो डक्टस आर्टीरियोसस होता है दिस लीड्स फ्रॉम द बाइफर्फिकेशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी टू डिसेंडिंग एओर्टा, एंटरिंग इट जस्ट बियॉन्ड द जॉइंट पॉइंट वेयर द सबक्लेवियन एंड कैरोटिड आर्टरी स्लीप। अभी हमने वो पढ़े थे डक्टस वेनोसस, वो क्या कर रहा था? अम्लाइकल वेन और इंफीरियर वेना केवा को के जंक्शन में था, है ना। इसी तरीके से पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग एओर्टा के बीच में होता है डक्टस आर्टीरियोसस, ये डायरेक्टली वहां पर ब्लड को ट्रांसफर करता है। अभी बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अम्लाइकल आर्टरी क्या होती है? तो ब्रांचेस ऑफ इंटरनल आर्टरी, दो अम्लाइकल आर्टरी आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर में ट्रांसफर करेगी फॉर द ऑक्सीजनेशन। देखो ये है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, दिख रहा है? पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा के बीच में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगी। ये डक्टस आर्टीरियोसस है। डक्टस वेनोसस होता है जो कि अम्लाइकल वेन से केवा के बीच में होगा। और ओवेल फोरामेन तो अपन ध्यान से समझो। देखो, एम्ब्रियो डेवलप्स सेपरेट सर्कुलेशन फ्रॉम 16th वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी 16वें सप्ताह, 16 सप्ताह मतलब क्या होगा? चौथे महीने से सबसे पहले 4 महीने तक वहां पर किसी भी प्रकार का प्लेसेंटा का डेवलपमेंट नहीं होता, तो हार्ट का डेवलपमेंट नहीं होता। तो जो भी अपनी अपन ने पढ़े थे डेसिडुआ, उससे या ट्रोफोब्लास्ट वगैरह से उसको अपना न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन मिलता है ना। उसके बाद 16th वीक के बाद वहां पर फीटल हार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, और फीटल हार्ट जो बीट स्टार्ट हो जाती है वो 21st डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। fetus is in utero derives oxygen from placenta, ये भी हमको पता है। अब ये मेन पार्ट हमारे यहाँ पे शुरू हो रहा है, कोर्स ऑफ फीटल सर्कुलेशन, ध्यान से सुनना। फ्रॉम प्लेसेंटा सिंगल अम्लाइकल वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्लेसेंटा से अम्लाइकल वेन लेकर जाती है। कहां पर लेकर जाती है? लिवर में, लिवर तक, लिवर थ्रू फीटस अम्लाइकस। अब अम्लाइकल वेन कहाँ से, अम्लाइकस कहाँ जुड़ी होती है? अम्लाइकल गॉड उसकी नाभि में, बच्चे के अम्लाइकस में, है ना। तो यहाँ से होते हुए अम्लाइकल वेन जो है वो 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर तक लेके जाएगी। ब्रांचेस आउट इनटू टू टू ब्रांचेस, टू ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, वन लार्ज वन 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 स्मॉल ब्रांच। जो वन लार्ज ब्रांच होती है उसको ही हम बोलते हैं डक्टस वेनोसस, यही थी ज्वाइनिंग। ये क्या करेगी? बाईपास द लिवर, यानी लिवर से होते हुए इंफीरियर वेना केवा में एंटर कर जाती है। इंफीरियर वेना केवा में मिलेगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर दोनों ब्लड की मिक्सिंग हो गई, नीचे से ऑक्सीनेटेड आ रहा था, ऊपर से इंफीरियर वेना केवा ने डीऑक्सीनेटेड दे दी। ये दोनों ब्लड मिक्स होकर जाते हैं राइट एट्रियम में, क्या लिखा है? एंड देन टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। यहां तक क्या हुआ? ध्यान से सुनो। प्लेसेंटा से अम्लाइकल वेन गई लिवर के पास, लिवर से डक्टस वेनोसस के थ्रू गई इंफीरियर वेना केवा में, मतलब इंफीरियर वेना केवा से मिल गई, तो दोनों के ब्लड मिक्स हुए, गया राइट एट्रियम तक। ठीक है। फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ ब्लड एट इंफीरियर वेना केवा बिफोर एंट्री ऑफ द हार्ट इज 65%। यहाँ पर देखो 80% ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आई थी वो, लेकिन इंफीरियर वेना केवा के ब्लड से मिलकर वहां पर उसकी सेचुरेशन 65% ही बची। फिर a small branch with unit with portal vein goes to liver
वेयर फॉर्म हेपेटिक वेन स्ट्रेन इनटू इंफीरियर वेना केवा। अभी अपन ने पढ़े थे कि जो अम्लाइकल ब्रांच होती है उसकी दो, अम्लाइकस होती है उसकी दो ब्रांच होती है ना, वन लार्ज वन स्मॉल। तो वन लार्ज ब्रांच जो थी वो डक्टस वेनोसस थी, स्मॉल ब्रांच जो होती है वो लिपर से हेपेटिक वेन के थ्रू अपना ब्लड ट्रांसफर करती है। इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी तक इतना समझो। प्लेसेंटा से अम्लाइकल वेन, ये वाला डायग्राम समझना कि मैंने बनाई है। प्लेसेंटा से अम्लाइकल वेन गई, अम्लाइकल वेन लिवर में पहुंची, वहां पर डक्टस वेनोसस जो है वो इंफीरियर वेना केवा से कंबाइन होकर राइट एट्रियम तक उसने ब्लड जो है वो पोर कर दी। यहां तक समझ में आया? ये सबसे टिपिकल टॉपिक, यस मैम। ठीक है। फिर 55% ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम गोज टू द लेफ्ट एट्रियम फोरामेन ओवल। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर फोरामेन ओवल प्रेजेंट होता है, तो हमको क्या पता चला यहाँ पर कि 55% जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला गया थ्रू फोरामेन ओवल, लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इट इज पम्प्ड टू कोरोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। अब क्या हुआ कि देखो, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में कहा गया, क्या गया, 55% ब्लड गया फोरामेन ओवल के थ्रू। देन ये पल्मोनरी, ये लिखा हुआ है यहां से मैंने एक एरो बनाया, ये पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के थ्रू चला जाएगा। कहा? पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में चला जाएगा। फ्रॉम एओर्टा 60% ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन इज पम्प टू हेड नेक एंड सुपीरियर एक्सट्रीमिटीज। ये देखो क्या हुआ, प्लेसेंटा से अम्लाइकल वेन के थ्रू लिवर में, लिवर से डक्टस वेनोसस के थ्रू इंफीरियर वेना केवा से 55% जो ब्लड है वो फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट में गया। एओर्टा से जो ब्लड है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो हेड नेक और एक्सट्रीमिटीज में गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फिर फ्रॉम एओर्टा ब्लड विथ 60% ऑक्सीजन सैचुरेशन इज कम टू हेड नेक एंड सुपीरियर एक्सट्रीमिटीज। यहां तक हमने देख लिया। फिर 25% ब्लड इन राइट एट्रियम मिक्सेस विथ ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा। अब क्या हो गया, राइट एट्रियम में ब्लड जो था वो वहां से सुपीरियर वेना केवा जो है वो ब्लड लेकर आई। अब सुपीरियर वेना केवा कहां से ब्लड लाती है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है हार्ट, हेड, नेक, है ना, अपर वाले रीजन से। तो यहाँ पर वही होगा, देखो 25% ब्लड इन राइट एट्रियम मिक्सेस विद ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा ड्रेनिंग हेड, नेक एंड अपर एक्सट्रीमिटीज इनटू राइट वेंट्रिकल। यानी ये वहां से ब्लड को कलेक्ट करेगी राइट एट्रियम और देन उसको राइट वेंट्रिकल में पंप कर देगी। ठीक है, द ब्लड इज पम्प्ड टू पल्मोनरी आर्टरी। देन ये जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। दिस ब्लड गोज टू कोलैप्स लंग्स। अब वहां से लंग्स में जाता है, लेकिन लंग्स फंक्शनल नहीं है, तो लंग्स जो है फंक्शनल ना होने के कारण ये वापस पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वेन्स में और पल्मोनरी वेन से अगेन जाता है लेफ्ट एट्रियम में। अब यहाँ इसको समझो, कंफ्यूज नहीं होना है। प्लेसेंटा से अम्लाइकल वेन से लिवर से होते हुए डक्टस वेनोसस, इंफीरियर वेना केवा, फिर राइट एट्रियम से होते हुए 55% ब्लड जो है वो फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, है ना। लेफ्ट एट्रियम से ओटा से फिर हेड एंड नेक एंड एक्सट्रीमिटीज तक। क्या तक समझ में आया? यस मैम। है ना। यस मैम। अब हेड नेक और हेड नेक ये हमारा एक पार्ट चला। दूसरा पार्ट क्या चलेगा कि हेड नेक और एक्सट्रीमिटीज से डीऑक्सीनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवल लेके आएगी 25%। कहाँ जाएगी? राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम में जाने के बाद ये राइट वेंट्रिकल में लिखना भूल गई हूँ, राइट वेंट्रिकल में जाएगी, है ना। राइट देखो, सुपीरियर वेना केवा जो है वो 25% ब्लड राइट एट्रियम में लेकर आई। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में लिखना भूल गई हूँ, वहां पर राइट वेंट्रिकल से ये पीए जो लिखा है वो है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाएगी, लेकिन लंग्स फंक्शनल नहीं है तो उससे बाईपास होते हुए जाती है वो पल्मोनरी वेन में। और पल्मोनरी वेन जो है वो वापस अपना जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो लेफ्ट एट्रियम में भेज देती है। अब लेफ्ट एट्रियम में तो ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, देन अगेन वही प्रोसेस चलेगी, एओर्टा, देन हेड एंड एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, अब यहां तक अपन ने पढ़ लिया। फिर आता है
Its largest part is shunted to descending aorta, then to abdominal aorta with 60% oxygen saturation of the blood from abdominal aorta enters to internal iliac arteries. These arteries run towards umbilicus and enter the cord as two umbilical arteries, which carries venous blood to placenta for purification. क्या हुआ था? लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी वेन ने लेफ्ट एट्रियम में भेजी, लेफ्ट एट्रियम से एओर्टा में गया। अब एओर्टा के बाद क्या होता है? एओर्टा जो है, एओर्टा के 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, सेंट्रल और डिसेंडिंग, है ना? देन उसको वो डिसेंडिंग एओर्टा में सेंड कर देती है इस ब्लड को। डिसेंडिंग एओर्टा से एब्डोमिनल एओर्टा में, एब्डोमिनल एओर्टा से 2 ब्रांचेस निकलती है, वो होती है अम्बलाइकल आर्टरीज, 2 अम्बलाइकल आर्टरीज निकलती है, और ये अम्बलाइकल आर्टरीज जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्लेसेंटा में ट्रांसफर कर देती है। आई बात समझ में? बोलो। एक टिपिकल टॉपिक है, इसी तरीके से इसके नोट्स तुरंत ही बनाना आज, नहीं तो भूल जाओगे। अब फिर से एक बार लास्ट बार समझो। प्लेसेंटा था, प्लेसेंटा से अम्बलाइकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई। अम्बलाइकल वेन एक ही होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, सबसे पहला क्वेश्चन। लिवर में जाएगी, लिवर से बाईपास होते हुए डक्टस वेनोसस में जाएगी। डक्टस वेनोसस तक कहा क्या था हमारा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेकिन इंफीरियर वेना केवल आती है लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पर आकर ब्लड मिक्स हो जाता है और वो जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जाने के बाद 55% ब्लड जो है वो फोरामेन ओवेल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाता है। लेफ्ट एट्रियम में वो होगा, क्या बोलते हैं, ऑक्सीनेटेड होगा। उसके बाद एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से होते हुए हेड एंड नेक एंड एक्सट्रीमिटीज में प्योर ब्लड जो है वो पहुंच जाता है। यहां तक पहुंच गया, हमारा प्योर की बात हो गई। लेकिन हेड नेक एंड एक्सट्रीमिटीज से सुपीरियर वेना केवल लेकर आती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड देती है राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम उसको पहुंचाती है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल उसको देती है पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी को तो जाना चाहिए लंग्स तक, उसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए, जैसे अपन नॉर्मल सर्कुलेशन में पढ़ रहे थे। पर लंग्स फंक्शनल नहीं है, तो वो पल्मोनरी वेन में वैसे का वैसा ब्लड उठा के पहुंचा देती है, ठीक है। पल्मोनरी वेन से ब्लड गया क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से अगेन एओर्टा में जाता है, एओर्टा से डिसेंडिंग एओर्टा में जाता है, देन एब्डोमिनल एओर्टा में जाता है। वहां से 2 अम्बलाइकल आर्टरीज की ब्रांचेस निकलती है, और वो दोनों अम्बलाइकल आर्टरी हमारी प्लेसेंटा को डीऑक्सीनेटेड में भी, ठीक है, क्लियर? समझ में आया अग्रज? यस मैम। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टिपिकल ही टॉपिक है। एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कहाँ से क्या गया था, इसलिए फ्लो चार्ट जरूर बनाना। देखो इसमें भी क्या लिखा हुआ है, प्लेसेंटा से अम्बलाइकल वेन लिवर से बाईपास होती है डक्टस वेनोसस, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम से फोरामेन ओवेल, देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और एओर्टा, एओर्टा से वही सिस्टम ये थोड़ा टिपिकल दिया हुआ, अपन अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं ना। फिर राइट वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक से बाईपास होता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, देन अगेन वही प्रोसेस चलेगी, और एओर्टा में जाने के बाद वो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ जाएगा। ये अलग अलग डायग्राम से लिखा हुआ सब सेम ही है। तो ये था हमारा ब्लड क्या फीटल ब्लड सर्कुलेशन। इसको, ये मेरी बुक का है, अभी गायनिकोलॉजी की बुक का है ना, तो उसमें बहुत आसानी से दिया हुआ है, इतने पॉइंट्स हमारे लिए काफी होते हैं। अब देखो चेंजेस क्या होते हैं आफ्टर बर्थ सर्कुलेशन में। तो हमने पढ़े थे डक्टस वेनोसस, वेनोसम कहाँ था? तो इंफीरियर वेना केवा, मतलब अम्बलाइकल वेन जो है वो इंफीरियर वेना केवा के दोनों को ज्वाइन कर रहा था। तो ये जो होता है क्लोजर ऑफ डक्टस वेनोसम एंड बिकम लिगामेंटम वेनोसम, ये आगे चल के लिगामेंटम वेनोसम बन जाता है, जो कि लिवर में प्रेजेंट होता है लिगामेंट, है ना। देन अम्बलाइकल वेन बिकम्स लिगामेंटम टेरिस बाय 1 ईयर टाइम, 1 साल के बाद अम्बलाइकल वेन जो है वो लिगामेंटम टेरिस में कन्वर्ट हो जाती है। तो 2 चीज आ गई, एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। डक्टस वेनोसम आफ्टर बर्थ लिगामेंटम वेनोसम, और अम्बलाइकल वेन आफ्टर बर्थ लिगामेंटम टेरिस में कन्वर्ट हो जाती है। देन क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टीरियोसस, डक्टस आर्टीरियोसस कहाँ थी हमारी?
पल्मोनरी आर्टरी और अम्लाइकल उसके बीच में ना, तो यहाँ पर occurs after establishment of pulmonary ventilation ductus arteriosus become ligamentum arteriosum। याद रखना, एक एक वर्ड में लिख लेना, डक्टस वेनोसम लिगामेंटम वेनोसम, डक्टस आर्टीरियोसस लिगामेंटम आर्टीरियोसस, और अम्लाइकल वेन जो है वो लिगामेंटम टेरेस में कन्वर्ट हो जाती है। क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेल अकर्स ड्यू टू राइज इन प्रेशर इन लेफ्ट एट्रियम एंड क्लोज फोरामेन ओवेल इनटू फोसा ओवेलिस। यानी आफ्टर बर्थ जब लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ता है तो वो इस जो फोरामेन ओवेल है उसको क्लोज कर देती है, और वहां पर फोसा ओवेलिस, फोसा मतलब क्या होता है, किसी चीज का र्यूमिनेंट, यहाँ मतलब यहाँ पर कोई चीज प्रेजेंट थी, जैसे होता है ना अपने को कोई घाव हो जाता है उसके बाद उसका ऊपर से स्ट्रक्चर अपने को दिखता है, छिला हुई स्किन दिखेगी या कोई भी धब्बा दिखेगा, उस धब्बा मतलब यहाँ पर पहले कोई चीज थी, कहीं कटा लगा था। इस तरीके से फोसा का मतलब होता है कि वहां पे वो गड्ढा था तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, पर आफ्टर बर्थ जो फोरामेन ओवेल है वो क्लोज होकर फोसा ओवेलिस बन जाती है। कुछ कुछ बच्चों में ये जो आफ्टर बर्थ भी ये डिफेक्ट जो है, मतलब ये जो फोरामेन है क्लोज नहीं होता, तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो मिक्स होने लगता है ना, तो वहां पर हमको ब्लू बेबी सिंड्रोम या साइनोसिस की कंडीशन दिखती है। उसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं हार्ट में छेद था, वो छेद यही है। देन ऑब्लिटरेटेड अम्लाइकल आर्टरीज फ्रॉम लेटरल अम्लाइकस लिगामेंट, और जो अम्लाइकल आर्टरी थी वो अम्लाइकल लिगामेंट में चेंज हो जाती है। फंक्शनल क्लोजर अकर सून आफ्टर बर्थ, यानी काम करना तो अम्लाइकल आर्टरी तुरंत बंद कर देगी, बर्थ के बाद ही बंद कर देगी, लेकिन एनाटॉमिकल क्लोजर 1 साल के बाद होता है। तो ये अम्लाइकल वेन और अम्लाइकल आर्टरी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि इनका कन्वर्जन कम होगा इस पूरी तरीके से तो 1 साल के बाद, और बाकी तीनों चीजों का आफ्टर बर्थ तुरंत ही हो जाता है। क्लियर है? मैं इसको कल जरूर पूछूंगी कि कैसे कैसे सर्कुलेशन हुआ था, क्योंकि ये 3 टॉपिक मेरा पूरा एम्ब्रियोलॉजी में ये 3 टॉपिक पढ़ाना मेन उद्देश्य था, क्योंकि बाकी अपन लोग नीट में आराम से पढ़ के आए हुए होते, कॉमन है, डेफिनेशन आती है, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, ये सब है ना, लेकिन इन तीनों से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं हमारे 3 टॉपिक से। तो उसमें से पहला हो गया है फीटल सर्कुलेशन, अच्छे से फ्लो चार्ट बनाओ, नोट्स बनाओ जैसे मैंने बनाई हूँ, और कल मैं इसको फिर पूछूंगी फिर से, ठीक है? क्लियर? कोई Yes, डाउट ma'am. होगा तो बता। गुड डे।